हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका साइंस के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का पहला प्रश्न है, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ से पूछा है, अगर घूर्णन गति बढ़ जाए, पृथ्वी की जो घूमने की गति है, जो घूर्णन गति है, अगर वो बढ़ जाती है तो पिंड का वजन क्या होगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो पिंड का वजन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अब केंद्रीय बल जो होता है, वो एक दोनों के अपोजिट वर्क करते हैं। तो अगर घूर्णन गति बढ़ेगी और पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। यहाँ पे पूछा है, अलग अलग द्रव्यमान है, दो वस्तुएं हैं और चंद्रमा की सतह से स्वतंत्र रूप से गिर रही हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा। लिफ्ट के त्वरण ऊपर जाते समय शून्य होगा, या नीचे आते समय शून्य होगा, या किसी भी दशा में शून्य होगा, या त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। यानी कि यहाँ से आपसे पृथ्वी का त्वरण पूछा है। त्वरण अभी हम लोगों ने देखा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पृथ्वी का त्वरण है, पृथ्वी का ये त्वरण है। आप कहीं भी रहे पृथ्वी पे, चाहे वो लिफ्ट में रहे या कहीं भी रहे, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पे एक पंख दिया हुआ है, एक रबड़ की गेंद दी हुई है और एक लकड़ी की गेंद दी हुई है। मतलब पंख कहने का मतलब ये बहुत हल्का है, रबड़ की गेंद थोड़ा भारी है, मतलब सबसे भारी है, लकड़ी की गेंद पंख से भारी है लेकिन रबड़ की गेंद से हल्की है। पूछ रहा है कि अगर वो निर्वात में गिर रहे हैं, छत पे चढ़कर आप उन्हें निर्वात में गिरा दे रहे हैं तो क्या होगा। निर्वात मतलब वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, तो हवा नहीं है तो तीनों ही एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे। अगर हवा होती तो जो हल्की थी वो पहले गिरती, फिर उससे हल्की जो थी, जो भारी था वो पहले गिरता, जो हल्की थी वो सबसे लास्ट में गिरता। लेकिन यहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात की बात की गई है, तो निर्वात में तीनों एक साथ गिरेंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं। भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या चंद्रमा से। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, महासागर में ऊंची जल तरंगे वो चंद्रमा से आती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास चंद्रमा है, उसके बाद सूर्य है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है, वही महासागरीय जलधाराओं को ऊपर की तरफ खींचती हैं, जिससे महासागर में ऊंची जो तरंगे होती है वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग के मूल मध्य मार्ग से कम होता है, वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार। तो आपको बता दें, अगर चांद की सतह से कोई चीज़ पृथ्वी पर लाया जा रहा है तो उसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार में 1/6 की कमी आती है। चंद्रमा, अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जा रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा से वो आ रहा है तो 1/6 बढ़ जाएगा। अगर चंद्रमा से आ रहा है, अगर पृथ्वी से चांद पे जा रहा है तो घट जाएगा 1/6। यानी कि भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए
तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दो वस्तु हैं, ये मान लीजिए एक वस्तु है, एक मिनट, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है और इनके बीच में 1 मीटर की दूरी है, लेकिन कह रहा है अगर इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी एक वस्तु यहाँ रख दी जाए, एक वस्तु यहाँ रख दी जाए और इनके बीच में 2 मीटर की दूरी कर दी जाए, तो पूछ रहा है इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यह आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या चौगुना हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। ओके, गुरुत्वाकर्षण का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुपालन करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाता है, यह किस घटना के कारण होता है। यानी कि जो पानी पे बुलबुले पड़ते हैं, उन बुलबुलों में जो कलरफुल कलर हमको दिखाई देता है वो किस घटना के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के जो बुलबुले होते हैं, जो झाग निकलता है उसमें जो बुलबुले होते हैं उस पर फिल्म दिखाई देती है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आपने कपूर देखा है, कपूर जो है वो जब उसको आप खुले वातावरण में रख देते हैं, बिना जलाए, बिना उसमें पानी मिलाए, बिना कुछ किए, वो धीरे धीरे वेपोरेट होकर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्न के किस पर काम करती हैं। केसिका क्रिया पर, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो या घरेलू क्लीनर जो होता है या फिर परफ्यूम स्प्रे जो आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे की कोई भी बॉटल हो जो आप यूज करते हैं वो बर्नौली के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पे डिपेंड करती है, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा। मतलब यहाँ पे बोला है एक बीकर है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इस पानी के बीच में आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा मिल जाए, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये इस पे तैर रहा है और धीरे धीरे ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, ये टुकड़ा जो है ये पिघल रहा है। अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, या जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये अपने जितना ये पिघलने के बाद जितना पानी छोड़ेगा ना, उतना आयतन ये अपना कवर किया हुआ है, और ये जैसे जैसे पिघलता जा रहा अपने उसी आयतन में ही अपने आप को उसी में समिष्ट कर ले रहा है, उतने में ही वो अपने आप को उतने में ही है जितना उतना ही आयतन लिया पिघलने के बाद भी, जितना वो बर्फ़ के रूप में लिया था। तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का क्या कारण है। यानी कि जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो आके नीचे गोल हो जाती है, ऐसे बुलबुला टाइप में हमें दिखने लगती हैं, या फिर ऐसे गोल गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, द्रव का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या गुरुत्वीय बल के कारण, या वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार दिखती हैं, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, या शहद की। तो देखिए श्यानता जो होती है ना, वो जितना गाढ़ा मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा श्यानता उसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको सबसे गाढ़ा क्या दिख रहा है, जल, वायु, खून, या शहद। तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की दिख रही है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा मटेरियल है वो शहद है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होगी, शहद की होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। नहीं, निम्न ताप पर कैसे उबलेगा, उच्च दाब तो होता है लेकिन उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर नहीं उबलता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च दाब पर उबलने लगता है। यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर जल्दी से उबलने लगता है। नॉर्मल आप पानी को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, लेकिन जब आप उसको प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं तो 120 डिग्री पर पानी जो है वो उबल जाता है, 120 डिग्री पर। यानी कि उच्च दाब और उच्च टेम्परेचर दोनों ही उच्च होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ओके,
इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करती है? अगर बैरोमीटर है और उसमें अचानक ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? तूफान या चक्रवात का आना, बारिश की संभावना या शुष्क मौसम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क मौसम। अगर बैरोमीटर अचानक से ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शुष्क मौसम होने वाला है। ठीक है, बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापने का एक यंत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय इन्वायरमेंटल प्रेशर किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगर बैरोमीटर अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ता है, एकाएक अचानक से ऊपर की तरफ वृद्धि होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है वो अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है। ठीक है, अगर वही बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होता है? आंधी और तूफान का संकेत देता है। लेकिन अगर यही बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये क्या करता है? वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। क्या करता है? वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। अचानक से ऊपर उठे, यानी कि ऊपर उठे तो क्या होगा? शुष्क मौसम। अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4500 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम, 3900 एंगस्ट्राम टू 76 एंगस्ट्राम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो होता है वैसे तो इसको दिया हुआ है 380 से 700 नैनोमीटर, 380 से 700 नैनोमीटर, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 400 से 700 नैनोमीटर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लेकिन जो नासा है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, इसने बताया है कि 300 से 700 नैनोमीटर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 400 से 700 लिखा है। तो हमारे किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहाँ एनसीईआरटी ही सही मानी जाती है, तो इसका उसके अकॉर्डिंग जवाब हो जाएगा 400 से 700। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिष्ट स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है, कितना करता है? तो 8 लुमेन करता है। कितना करता है? 8 पाई लुमेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए, इसमें से सही कथन आपको बताना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है? नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको आप बिफ ग्योर के माध्यम से याद कर सकते हैं, VIV, बिफ ग्योर, GYOR। ठीक, अब देखिए इधर से इधर, अगर आप जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे तो इधर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और इधर जाएंगे इधर आवृत्ति ज़्यादा होगी। यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपसे पूछा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, लाल प्रकाश का बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वायलेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। इधर जो होता है वो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इधर आवृत्ति ज़्यादा होती है, इधर आवृत्ति कम होती है, इधर तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा बैगनी से ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, जितने भी आपके इंद्रधनुष में रंग है सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश का ही तरंगदैर्घ्य होगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आ रहा है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से गुजरने पर न्यूनतम होगी? कांच से, निर्वात में, वायु से, जल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच में, क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है वो ठोस में सबसे कम होती है। किस में होती है? ठोस में सबसे कम होती है। ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में, गैस के बाद निर्वात में। यानी कि प्रकाश जो होता है वो सबसे तेज किस में चलता है? निर्वात में। अगर इसी प्रश्न को आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि प्रकाश सबसे तेज गति किस में करता है, तो प्रकाश जो होता है वो सबसे तेज गति निर्वात में करता है, और सबसे स्लो गति किस में करता है? ठोस में। ठोस में आपको यहाँ पे कांच दिखाई दे रहा है, कांच के अलावा स्टील दे दे, कुछ भी दे दे, अगर वो ठोस है तो सबसे स्लो गति जो है वो ठोस में करता है, और सबसे फास्ट गति निर्वात में करता है। निर्वात के बाद वायु में, वायु के बाद जल में, और सबसे कम कांच में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूनतम गति पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा,
उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा या साधारण दर्पण द्वारा। तो आपको बता दें जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो एक प्रिज्म के द्वारा संभव है। यहाँ से अगर आप प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो पाता है प्रिज्म के द्वारा और ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक, जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने की बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? मतलब 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की उत्तल लेंस की सतह है, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की उत्तल लेंस की सतह है और इस पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ बनाई गई हैं। इस पर काले रंग की पट्टियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, काले रंग की क्या की गई है, पट्टियाँ बनाई गई हैं। वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब आपको सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनानी है, बताना है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये जो पट्टी है ना, पट्टी ये प्रतिबिंब बनने से थोड़ी ना रोक पाएगी। प्रतिबिंब तो बनेगा, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो काली पट्टी है आपकी, एक मिनट, ये काली पट्टी केवल प्रकाश की जो तीव्रता है उसको कम करती है, ठीक है, लेकिन छाया नहीं डालती, कोई छाया नहीं डालती है क्योंकि वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए चमक वाले घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी, आयाम नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर एक वर्णी प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसमायोपिया, ग्लोकोमा या मोतियाबिंद। निकट दृष्टि दोष पूछा है तो आपको बता दें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें हमें निकट की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट यानी निकट को छोड़कर कुछ ना दिखना, निकट दृष्टि दोष आप ऐसे याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीज़ें दिख रही हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, निकट दृष्टि दोष है और इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात करें हाइपरमेट्रोपिया तो ये दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं और निकट की चीज़ें नहीं दिखती हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया में दोनों दिक्कत होती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों, मतलब दूर की चीज़ें और निकट की चीज़ें दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे मायोपिया कहा जाता है, बायोपिया कहा जाता है, प्रेस बायोपिया। ओके, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकट की चीज़ें ना दिखना और दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें ही दिखना और दूर की ना दिखना, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखना निकट की ना दिखना। ठीक, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। ओके, वस्तु के आकार के बराबर होता, एक मिनट, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है
वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार का है। तो आपका जो वस्तु की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए, या वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। वक्रता के केंद्र पर होने से क्या होगा? वस्तु जो होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास अवतल दर्पण है और वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अगर ये आपका वक्रता केंद्र है, अगर यहाँ पे वस्तु है तो जो वस्तु है, ये देखिए वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है, तो ये सेम उसके उल्टा बना हुआ है लेकिन उसी के आकार का बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता अपरिवर्तित रहती है, लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है या घटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विभेदन क्षमता जो होती है वो लेंस की वक्रता त्रिज्या से संबंधित होती है, इसलिए ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं जिसे आप विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? विबग्योर, VIVGYOR, ये 7 रंग, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इसको विबग्योर करके हम लोग याद करते हैं। ये कैसे अलग होते हैं? तो ये प्रिज्म के माध्यम से अलग होते हैं। जब हम प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से, एक प्रिज्म लेते हैं और उसमें से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये पहला वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहीं पे आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। अगर ये निमोनिक्स आप याद कर लेते हैं तो आपको तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जो सबसे लास्ट में होता है, यानी कि जो आर है, यानी कि जो रेड है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। इसके इधर जैसे जैसे आप जाएंगे आपको तरंग दैर्ध्य घटता हुआ मिलेगा। इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य घटेगा लेकिन आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, यानी कि वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, वहीं रेड की आवृत्ति सबसे कम है और तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो प्रकाश को 7 रंगों में हम कैसे अलग करते हैं? प्रिज्म के माध्यम से अलग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश को हम प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, इसकी फोकस दूरी तो हम निकालेंगे ही, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल रहा है, लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता मापा किस में जाता है? यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि लेंस की शक्ति, लेंस का पावर ऑफ लेंस किस में मापते हैं? तो पावर ऑफ लेंस हम डायोप्टर में मापते हैं और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यहाँ से पूछा है कि लेंस की शक्ति अगर 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, यानी कि इसको हम ऐसे निकालेंगे। देखिए, लेंस एक है आपके पास, तो लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 1/, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी है? 1/2 है। 1/2 को जब हम भाग देंगे तो ये 0.5 मीटर प्राप्त होगा। लेकिन मीटर को जब हम सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 0.5 मीटर, अगर ये मीटर में दिया होता तो यही आपका आंसर हो जाता 0.5 मीटर। चूँकि हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दौलित करके? तो इसका जो सही जवाब है वो है तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे किया जाता है, कैसे
उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन से दर्पण का यूज, कौन से मिरर का यूज सौर भट्टी में होता है? क्या वो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या फिर अवतल लेंस है? किसका यूज आपका सौर भट्टी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अवतल दर्पण। सौर भट्टी में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। यानी कि यहाँ से आपसे पूछा है कि जो अति सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, उन्हें किससे देखा जाता है? तो उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वहीं पे हम ऑप्शन स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है, जो उसे आम भाषा में आला कहा जाता है। ये स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है। इससे हृदय का धड़कन जो है वो मापा जाता है। और अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु जिसे प्रतिदीप्त कहते हैं, या ट्यूब में द्रव, या ट्यूब का शीशा? तो ट्यूबलाइट में जो प्रकाश होता है वो प्रदीप्त पर निर्भर करता है, ठोस धातु पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्यूबलाइट में किस तार का यूज किया जाता है, किस धातु का यूज किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा पीवी का उपयोग किया जाता है। सीसा जिसे पीवी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है? सफाई के लिए, शक्ति के लिए, कमजोरी के लिए, या प्रकाश संचरण के लिए? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि शीशे का यूज प्रकाश संचरण के लिए किया जाता है। साथ ही साथ शीशे का यूज और भी चीज़ों में हम करते हैं, जैसे विद्युत केबल बनाने में। विद्युत केबल चाहे वो भूमिगत हो या फिर अंडरग्राउंड जिसे आप कहते हैं, भूमिगत हो या ऊपर से जो वायर गई होती है, उन सभी को बनाने में हम शीशे का यूज करते हैं। साथ ही साथ शीशे का यूज रासायनिक प्रयोगशाला में भी किया जाता है। बंदूक की गोलियां बनाने में भी शीशे का यूज किया जाता है। ठीक है। किस किस चीज़ में? विद्युत केबल बनाने में, रासायनिक प्रयोगशाला में, बंदूक की गोलियां बनाने में, और प्रकाश संचरण में भी शीशे का यूज किया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें प्रकाश संचरण मिला था, तो हमने प्रकाश संचरण मार्क किया। शीशे का जो सिंबल होता है जिसे लेड कहा जाता है, इसका सिंबल पीवी होता है। ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? पीवी होता है। वहीं बात करें अगर पीवी का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो 82 है। पीवी का एटॉमिक नंबर क्या है? 82 है। ठीक है। सीसा क्या है? सीसा एक धातु है। सीसा क्या है? एक धातु है। जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं, और जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक। साइंस जो है वो अपवाद है, अपवादों से भरा हुआ है, तो कुछ को छोड़ के बाकी जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। तो सीसा भी विद्युत का चालक है। विद्युत केबल बनाने में इसका यूज किया जाता है, रासायनिक प्रयोगशाला में किया जाता है, बंदूक की गोली के निर्माण में और प्रकाश संचरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री की कोण पर या 60 डिग्री की कोण पर। तो आप कभी भी नाई की दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे दो समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के समांतर। क्यों रखे जाते हैं? जब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होकर इस पर पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पे समांतर दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है। एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है या क्या बदलता है पूछा है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। अगर हम नहीं बदलता मार्क करें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं बदलती है। और अगर बदलता मार्क करेंगे तो वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है। ठीक है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति सेम रहती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास
लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, यानी कि जो हम पढ़ाई में जब हमें असुविधा होती है, हमारे नेत्रों में जब हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है, हम सभी को पता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। जब हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी तो हमें पढ़ने में असुविधा होती है। तो वही पूछा है कि पढ़ने में जब हमें असुविधा होती है, यानी कि जब हमें दूर दृष्टि दोष होता है, तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, जिसमें हम निकट की चीज़ों को तो आसानी से देख लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है और इसमें दूर की वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखती हैं, निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है। एक होता है प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया क्या होता है, इसमें हमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी दूर की और पास की दोनों की दृष्टि कमज़ोर होती है, उनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो गई रहती हैं, उन्हें दूर की और नज़दीक की दोनों की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उनका जो चश्मा होता है, उनके चश्मे में ऊपर और नीचे दोनों उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसी को प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और पढ़ने में दूरदृष्टि दोष होता है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार है। एक दर्पण है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा है और उसे अपना प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लग रहा है, तो दर्पण कैसा होगा, अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में व्यक्ति जब अपने आप अपना प्रतिबिंब देखता है अवतल दर्पण में, तो वो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास पूछा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल, समतल, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ये देखिए 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवर्धक कांच जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण या किसी के समान नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन झंझरी का उपयोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर नीली रोशनी की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, विवर्तन पैटर्न एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नीली रोशनी की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे, क्योंकि नीली रोशनी की तुलना में पीली रोशनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है। हमने देखा था बिवग्योर, BIVGYOR, तो हमने कहा था लाल की तरफ, रेड की तरफ तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे इधर जाएंगे धीरे धीरे कम होगा। तो नीली रोशनी जो होगा इसका पीली रोशनी के अकॉर्डिंग कम होगा। ये आपका येलो है और ये आपका ब्लू है, तो ब्लू का येलो के अकॉर्डिंग तरंग दैर्ध्य कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव किसने दिया था, सीवी रमन ने। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, उसके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। रमन प्रभाव के प्रस्थापन प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, नहीं ये गलत है।
प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है फिर घटती है। ये रबन प्रभाव में ये सही है, ऑप्शन बी सही है, यही सही है रबन प्रभाव के बारे में कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश का रंग जो है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के नीला रंग और रंगों के अधिक के कारण, लघु तरंग दैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही लगता है, या फिर वायुमंडलीय दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला लगता है। तो हमें यहाँ पे प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है, प्रकीर्ण देखने को मिल रहा है। ये शब्द आपको जहाँ पे मिल जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के द्वारा दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। तो हमें कौन सा वर्ड खोजना है? प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने किससे समझा जाता है? तारों का टिमटिमाना क्या होता है? देखिए, आकाश का रंग नीला तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन तारों का टिमटिमाना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति जो होती है वो किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल, वायु, निर्वात या कांच? तो आपको बता दें, प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। तो ठोस में यहाँ पे कांच दिख रहा है, कांच जिसे शीशा, पीवी कहते हैं, लेड कहते हैं, यहाँ पे प्रकाश की गति सबसे कम होगी। कांच की जगह कोई भी ठोस पदार्थ यहाँ पे दिया होता तो प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, फिर उसके बाद वायु में होती है यानी कि गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर आपका ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, यानी कि तो सबसे कम किस में होगा? ठोस में। ठोस यहाँ पे क्या दिख रहा है? कांच। तो कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश का धरती, मतलब आपसे पूछा है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर कितने टाइम में पहुंचता है। तो देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8.5 मिनट, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो धरती पर 8.19 सेकेंड में पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर 499 सेकेंड 499 सेकेंड में पहुंचता है, और इसी को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। लेकिन ये सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है और नन ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसी को सही मान लेंगे 8.5 मिनट। अगर यहीं पे नन ऑफ एबव दिया होता तो नन ऑफ एबव मार्क हो जाता। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकेंड में धरती पर पहुँचता है। अगर मिनट में ना देके केवल सेकेंड में दिया हो तो 499 सेकेंड में धरती पर पहुँचता है। ठीक, और जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ 8 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है, सूर्य की चाल अगर आपसे पूछ लेता प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 44 बीपीएससी में। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर कब पहुंचता है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुँचता है, जिसे 499 सेकेंड भी कहते हैं। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें नन ऑफ द एबव दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है?
ध्रुवीकरण, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, विवर्तन या व्यतिकरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार ऊर्जा का सौर ऊर्जा ही है। सोलर ऊर्जा से ज्यादा कोई भी ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं है, तो सबसे बड़ा भंडार क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, आपसे पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? क्या वो तरंगदैर्घ्य की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, वेग की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो आपको बता दें, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम जो इकाई होती है वो तरंगदैर्घ्य की होती है। किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य की होती है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, इंग्लिश का ए, अल्फाबेट का ए, और ऊपर 0 बनाया जाता है। इसी को एंगस्ट्रॉम का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष दूरी है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा लाइट ईयर जो है वो दूरी है, वो लाइट ईयर जो है वो किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश की तीव्रता की, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश वर्ष इकाई है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है और सेम वही क्वेश्चन 66 बीपीएससी री एग्जाम में भी देखने को मिला है। ये 2022 का क्वेश्चन प्री का है और ये भी प्री का ही है, लेकिन जो री एग्जाम हुआ था ये उसका है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। फिर से वही सेम क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम 2018 में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की ही इकाई है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आंसर को चेंज करके सेम क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है। इसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। तारों और ग्रह, यहाँ पे तारा और ग्रह किसको कहा गया? देखिए, जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं और ग्रह होते हैं, उनकी दूरी का बीच का आकलन करने के लिए। तो हम सभी को पता है कि सूर्य जो है एक तारा है और पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। उसके बीच की दूरी, या फिर किसी भी तारे से किसी भी दूरी को मापने के लिए, उसके बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि मूल भौतिक राशि है? मतलब राशियां दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है, यहाँ से आपसे पूछा है कि मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं? बल है, वेग है, विद्युत धारा है, या कार्य है? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो आपको बता दें, भौतिक राशियां जो हैं, मूल भौतिक राशियां, वो टोटल 7 हैं। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जहाँ पे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ताप को सेल्सियस में मापते हैं, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा भी आपका एक मूल राशि है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापते हैं तथा पदार्थ का परिमाण इसको मोल में मापा जाता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इनके जो 7 इकाई हैं, वो लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो इसमें से जो मूल भौतिक राशि है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है इस ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन मीटर है, या न्यूटन अपॉन मीटर है? दाब की इकाई पूछा है, दाब की इकाई क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन वर्ग मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये दाब की इकाई होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाब का मात्रक है, देखिए फिर से वहीं पे पूछ लिया, बस इकाई को यहाँ पे देखिए आपको मीटर में दिया था और यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की जो इकाई होती है वो न्यूटन वर्ग मीटर होता है। इसी को पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है न्यूटन वर्ग मीटर को। तो आपको यहाँ पे कहीं भी न्यूटन वर्ग मीटर नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या है। चुंबकीय बल को हम किस में मापते हैं, कोबाल्ट में, एम्पियर में, ओम में या टेस्ला में। ये देखिए बीपीएससी री एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल को हम किस में मापते हैं। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से चुंबकीय बल की इकाई दिया ही नहीं है, क्योंकि जो चुंबकीय बल की इकाई होती है वो एम्पियर टर्न होता है, टी होता है एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न इसमें कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चुंबकीय बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है, जिसे एटी लिखा जाता है, वो चुंबकीय बल की इकाई होती है। वहीं पे अगर आपसे यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स पूछा होता, चुंबकीय बल ना पूछ के चुंबकीय फ्लक्स पूछा होता तो टेस्ला सही हो जाता, लेकिन चुंबकीय बल पूछा है तो चुंबकीय बल का होता है एम्पियर टर्न यानी कि एटी इसकी इकाई होती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं कभी ऑप्शन नहीं दिया और सही ऑप्शन भी नहीं दिया, तो इसका जनरल मार्किंग सबको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला के समतुल्य कौन है, एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन का कूलाम, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये किसका इकाई है, ये किसके समतुल्य है, किसके बराबर है, टेस्ला के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन एम्पियर मीटर टेस्ला के बराबर है, टेस्ला के समतुल्य है। कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। दो प्रकार की राशियां होती है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि वो राशि होती है जिसका ना तो परिमाण ज्ञात होता है और ना ही दिशा ज्ञात होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। लेकिन वे राशियां जिनका हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें सदिश राशियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या बल का परिमाण और दिशा हमें ज्ञात है, दाब का, त्वरण और वेग। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वो राशि है जिसका परिमाण और दिशा हमें ज्ञात नहीं है। तो बल जो होता है इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। दाब का भी परिमाण और दिशा, क्या हम दाब प्रेशर जो हम लगाते हैं, क्या उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। वहीं वेग और त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। बात करें दाब की, तो ये आपकी अदिश राशि है, जिसे क्या कहा जाता है, दाब को प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वे राशियां जिनका हम दिशा एवं परिमाण दोनों ज्ञात कर लेते हैं वो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वही मैंने बताया। और अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनका केवल परिमाण ज्ञात हो और दिशा नहीं ज्ञात हो, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनका परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन उनका दिशा नहीं ज्ञात होता है। हम किस दिशा में दाब लगा रहे हैं, क्या ये हम कभी जान पाएंगे, क्या हम ज्ञात कर पाएंगे कि हम दाब किस दिशा में लगा पा रहे हैं, नहीं। उसी तरह दूरी भी अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब आपकी अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब कौन सी अदिश राशि है पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सदिश राशि नहीं है। अगर वो सदिश राशि नहीं होगी तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो वहीं पे यहाँ पे पूछा गया कौन सी अदिश राशि है। गति है, बल आघूर्ण जिसे टार्क कहा जाता है, या फिर वेग या विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो गति है ये एक प्रकार की अदिश राशि है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। गति जो है इसका हमें परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन इसकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक ही नहीं है, कोई भी यूनिट ही नहीं है। प्रतिबल है, बल है, विकृत है, या दाब है। तो आपको बता दें जो विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं है। विकृत ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विकृत। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये विकृति क्या होती है। तो विकृति जो होती है किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है
कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका बीमा चेंज हो जाए, इसका बीमा चेंज हो जाए और उस वस्तु का मूल बीमा, इस वस्तु का बीमा और जो वस्तु था उसका मूल बीमा, परिवर्तन का बीमा और मूल बीमा दोनों के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। और विकृति जो है इसकी कोई राशि नहीं होती है, ये मात्रक विहीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? वो कौन सा मीटर है जिससे वाहनों की दूरी तय, जो वाहन है जो दूरी तय करते हैं उसको मापते हैं? अमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर या ओडोमीटर? तो अमीटर में हम विद्युत धारा को मापते हैं, स्पीडोमीटर में हम क्या मापते हैं? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को हम स्पीडोमीटर में मापते हैं। वहीं पे क्रोनोमीटर और ओडोमीटर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि हम ओडोमीटर से क्या मापते हैं। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को स्पीडोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब 10⁻⁻6 को हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए 1/1 और 3 जीरो लगाएंगे। अगर ये 6 में है ना तो यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, अगर ये 8 में है तो यहाँ पे 4 जीरो लगाएंगे, अगर ये 10 में है तो यहाँ पे 5 जीरो लगाएंगे। इसी से इसका हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो मतलब 1/1000 किलोमीटर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, mm हो जाएगा। ठीक है, जब 10⁻⁻6 मीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 6 मतलब 1000 mm हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब कि कौन सी, यहाँ पे फिर से अदिश राशि पूछा है कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन? तो विस्थापन, बल और वेग दोनों तीनों ही आपकी सदिश राशियां हैं क्योंकि इसका दिशा और परिमाण दोनों ही ज्ञात होता है। लेकिन आयतन एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन इसकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ह्यूमिडिटी मापने की इकाई क्या है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लैक्टोमीटर? तो बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व को मापते हैं, जल के सापेक्ष को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जल की चर्चा हो रही है। हाइड्रो और जल कुछ मिलता जुलता वर्ड है क्योंकि इसको H2 लिखा जाता है और यहाँ से जल का कुछ अनुभव हो रहा है, तो हाइड्रोमीटर में हम जल को मापते हैं। वहीं पे बात करें हाइग्रोमीटर में हम आर्द्रता को यानी कि ह्यूमिडिटी को मापते हैं। आर्द्रता के सापेक्ष घनत्व को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापते हैं। पायरोमीटर में क्या मापा जाता है? पायरोमीटर किसकी मेजरमेंट यूनिट है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में उपयोग होता है। सोनार में पूछा है कि किस रेज का यूज किया जाता है, किस तकनीक, सोनार जो तकनीक है इसमें किस रेज का यूज किया जाता है? एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें सोनार एक ऐसी तकनीक है जो समुद्री गोताखोरों या फिर समुद्री नाविकों के द्वारा यूज किया जाता है। नाविकों या फिर गोताखोरों के द्वारा यूज किया जाता है। सोनार में अल्ट्रासोनिक तकनीक का यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तकनीक, एक्सरे भी गलत, इंफ्रारेड भी गलत, माइक्रोवेव भी गलत, इसमें अल्ट्रासोनिक तकनीक का यूज किया जाता है। सोनार तकनीक में समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ये गोताखोरों और नाविकों द्वारा यूज किया जाता है। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोनार तकनीक में हम जिस रेज का उपयोग करते हैं उसे अल्ट्रासोनिक रेज कहा जाता है। ये उच्च आवृत्ति वाला रेज होता है, इसका यूज हम सोनार तकनीक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? यानी कि 1 किलोमीटर को आपको मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर। तो आप सभी को पता है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर तो होगा नहीं, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, कौन सा? ऑप्शन सी। वहीं पे बात करें 100 मीटर, तो 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है और 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम,
10 की घात -9 ग्राम, 10 की घात -12 ग्राम या 10 की घात -15 ग्राम। पिकोग्राम बराबर आपसे पूछा है, तो 10 की घात -6 ग्राम एक एंगस्ट्राम के बराबर होता है। इसके पहले की यूनिट, इसके पहले का वीडियो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात -6 ग्राम होता है। आपसे पिकोग्राम के बारे में पूछा है, तो 10 की घात -12 ग्राम एक पिकोग्राम के बराबर होता है, 10 की घात -12 ग्राम। वहीं पे अगर बात करें नैनोमीटर की, तो 10 की घात -9 ग्राम एक नैनोमीटर के बराबर होता है और 10 की घात -15 ग्राम एक फर्मी मीटर होता है। एक फर्मी जो होता है वो 10 की घात -15 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 की घात -12 ग्राम एक पिकोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया वोल्ट मीटर, विभवांतर। क्या विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है? अमीटर को विद्युत धारा में मापते हैं, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे जो गलत है वही मार्क करना है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का उपयोग, विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर में मापते हैं और विद्युत धारा को अमीटर द्वारा भी मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने की जो इकाई वो अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही होती है। विद्युत प्रतिरोध को हम गैल्वेनोमीटर से नहीं मापते हैं। बात करें वोल्ट मीटर की, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अमीटर में विद्युत धारा को मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को नहीं। अब अगर हम बात करें कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध को जो मापने की इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। विद्युत प्रतिरोध को हम ओम मीटर में मापते हैं। तो इसके अनुसार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल है यहाँ पे पूछा है, कौन सा सही मेल है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, क्या वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइट को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। फ्यूज तार किस पे आधारित होता है? फ्यूज तार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्यूज तार जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और विद्युत जनरेटर की बात करें तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ऑडियोमीटर किसको मापने का यंत्र है? ऑडियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा। ऑडियो यानी कि ध्वनि, यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको सुनने के लिए ऑडियो कहते हैं ना, ऑडियो वीडियो चलाओ, तो ऐसी चीज़ें जो सुनने लायक होती है उसे ऑडियो कहते हैं, जो हम देखते हैं उसे वीडियो कहते हैं। तो ध्वनि को हम सुनते हैं तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और हृदय की गति को हम स्टेथोस्कोप से मापते हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा आला का यूज किया जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, उससे हम हृदय की गति को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं और ध्वनि की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो ऑडियोमीटर होता है। वहीं पे बात करें अल्टीमीटर के द्वारा हम ऊंचाई को मापते हैं, ऊंचाई को मापने का यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊंचाई को मापने का यंत्र क्या होता है, तो अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में समय मापा जाता है? घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, सीसा द्वारा या इस्पात द्वारा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा घड़ी में समय मापा जाता है। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना हुआ होता है और इसके द्वारा जो है घड़ी का समय मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिप्टो बराबर होता है? एक जिप्टो किसके बराबर होता है? 10 की घात -25, 10 की घात 25, 10 की घात -21 या 10 की घात -22? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10 की घात -21। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एक जिप्टो 10 की घात -21 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड या 1 घंटा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये BPSC CDPO प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ही श्रृंखला मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभिषेक सर द्वारा मिल रहा है, जिसमें जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है और भी जितने इंपॉर्टेंट बुक हैं जो हमारे टीआरई में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभिषेक सर द्वारा डिस्कस कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पेंडुलम घड़ी की काला अवधि कितनी होती है, दोलन काल कितना होता है। तो जो पेंडुलम होता है उसका दोलन काल 2 सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो यांत्रिकी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यांत्रिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन द्वारा हमारे वीडियो मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।